हेलो एवरीवन। टीचर ऑन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ललित धनगर और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ 5 वर्ड्स अ डे लेक्चर सीरीज लेकर। आज हम जो लेक्चर शुरुआत करने वाले हैं उसका उसके जो 5 वर्ड्स हैं वो है, पहला वर्ड है डिबैकल, सेकंड ऑस्ट्रासाइज, थर्ड है प्रोफाइलेक्टिक, फोर्थ है कोडल और फिफ्थ है फ्लिम्जी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो विथ फर्स्ट वर्ड डिबैकल। अब डिबैकल का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, यहाँ एक ये पिक्चर दिख रही होगी, ये एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, इनका नाम है स्टीव और इनके ऊपर एक मीम बहुत फेमस है। अगर आपने कभी देखा हो तो एक फेलियर, अगर आप यूट्यूब चाहे सर्च कर सकते हैं, फेलियर मीम अगर आप डालेंगे, M E M E फेलियर नाम से मीम अगर आप डालेंगे तो इनका हो सकता है पहला आपको सजेशन मिले। तो वहाँ आप देखें तो वहाँ पर वो काफ़ी फ़नी कंटेंट बनाते हैं। फेलियर आप जब उनके मुँह से सुनेंगे तो काफ़ी मजाकिया लगता है। खैर, हमारा जो शब्द है डिबेकल, उसका मतलब यही होता है, डिबेकल इक्वल्स टू फेलियर। फेलियर कैसा? कंप्लीट फेलियर, अटर, एब्सोल्यूट फेलियर। यहाँ पर दे रखे हैं शब्द कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर और फियास्को। हिंदी में हम बोले तो विफल, विफल घटना या स्थिति, पूर्णता, कैसी घटना? पूर्णता, कंप्लीट फेलियर मतलब कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द दे रखा है फियास्को, इसको, ये सिनोनियम है डिबेकल का। इसको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूँ। अगर आपने कुछ अरसे पहले, 1 डेढ़ साल पहले, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री जी हैं, एक पॉलिटिशियन है, वो है शशि थरूर साहब। उनका पार्लियामेंट में एक स्पीच था जो उन्होंने 2 शब्द एक साथ यूज़ किए थे। एक था फियास्को, दूसरा था पेरागो। ये 2 शब्द उन्होंने यूज़ किए थे। तो फियास्को तो मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, और फेरागो का मतलब होता है होच पोच, होच पोच वाली सिचुएशन, होच पोच, जहाँ पर सब मिक्स हो जाना। फेरागो का मतलब सीधा मतलब आप यहाँ समझिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ऊपर लिख देता हूँ मैं, गुड़ गोबर, कुछ भी समझ ना आना, कुछ भी समझ ना आने वाली स्थिति को हम बोलते हैं फियास्को, फियास्को फेरागो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। खैर, और हम चाहे तो सिनोनिम्स देख सकते हैं। डिबेकल के जो सिनोनिम्स हमारे पास है वो है, एक तो मैंने बता ही दिया फियास्को, है ना। कैटास्ट्रोफी भी एक सिनोनिम है, कैटास्ट्रोफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफी। ठीक, डिजास्टर लिख सकते हैं, डिजास्टर, कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स। देन ट्रेजिडी, ट्रेजेडी, TRAGEDY, कैलामिटी भी बोल सकते हैं, CLAMITY। नेचुरल कैलामिटी आती है तब क्या होता है, हमारी सारी व्यवस्था, इंसानों द्वारा बनाई जाने जाने वाली व्यवस्था सारी ध्वस्त हो जाती है। तो यही होता है, कंप्लीट फेलियर हो जाता है। मान लो कोई सुनामी आई, कोई अर्थक्वेक आया, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। ठीक है, ये सब हमारे सिनोनियम रहेंगे। अब हम देखते हैं डिबेकल का सेंटेंस में यूसेज। हमारे पास सेंटेंस है, द रिसेंट इलेक्शन वॉज एन एब्सोल्यूट डिबेकल विद एलिगेशंस ऑफ वाटर फ्रॉड एंड विद एलिगेशंस ऑफ वाटर फ्रॉड एंड वाइड स्प्रेड अनरेस्ट। तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि मतदाता धोखाधड़ी, यहाँ पर देख रहा हो, मतदाता धोखाधड़ी और व्यापक अशांति के आरोपों के साथ हालिया चुनाव पूर्णतः विफल था। तो जो यहाँ डिबेकल का मतलब है वह विफल है, वो क्लियर है। मैं हिंदी में सेंटेंस इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि हम यह देख सकें कि ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है। देखो, हमने क्या करा, यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस हुआ द रिसेंट इलेक्शन से शुरुआत हुई, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हाल ही के जो इलेक्शन हुए। परंतु हिंदी में अगर सही पर जाएंगे तो यहाँ से शुरुआत हुई, मतदाता धोखाधड़ी और व्यापक अशांति के आरोपों के साथ हालिया चुनाव पूर्णतः विफल था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द टीम्स परफॉर्मेंस इन द चैंपियनशिप गेम वाज ए कंप्लीट डिबैकल रिजल्टिंग इन ए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। तो जो टीम का जो परफॉर्मेंस था अभी चैंपियनशिप में, वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही निराशाजनक। देखो, अभी पिछला वाला क्या देखा था आपने, पिछले वाले में देखा था डिबेकल का मतलब क्या था,
डिबेकल का मतलब पिछले में क्या था, विफल था, मतलब फेलियर था, है ना। पर यहाँ पर डिबेकल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिबेकल का मतलब हो गया निराशाजनक, निराशाजनक ना। अब निराशाजनक का क्या मतलब होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार थोड़े से मीनिंग स्लाइटली चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। अभी मान लो हम यहाँ पर भी विफल लिख देते, चैंपियनशिप गेम में टीम का प्रदर्शन पूरी तरह से विफल रहा। हाँ, जो से उसका मीनिंग है वो जरूर हमें पता चल जाता, परंतु ग्रामेटिकली हिंदी में वो सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो जाता, क्योंकि इस स्थिति को दर्शाने के लिए आप विफल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, निराशाजनक का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, जब डिबेकल आता है या कोई सा भी शब्द आता है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मीनिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यू टू a miscommunication between departments, the project quickly descended into a chaotic debacle। तो जो प्रोजेक्ट था वो क्विकली काय में डिसेंड हो गया, chaotic debacle। विभागों के बीच गलतफहमी के कारण परियोजना शीघ्र ही अस्त व्यस्त हो गई। chaotic का मतलब क्या होता है, chaotic का मतलब हो जाना अस्त व्यस्त हो जाना, मतलब अ, के केओस रहता है एक शब्द, केओस। केओस का मतलब ही अस्त व्यस्त होना। जिसे जिसमें हमें समझ ना आए, ऐसी स्थिति जिसमें समझ ना पड़े, कोई पैटर्न नहीं दिखता, कोई फिक्स्ड रेगुलरिटी नहीं दिखती, उसको हम कहते हैं केओस। उसको हम क्या कहते हैं, केओस। इनटू ए कैओटिक डिबेकल, विभागों के बीच गलतफहमी के कारण परियोजना शीघ्र ही अस्त व्यस्त हो गई। अब ये देखो यहाँ एक शब्द दे रखा है डिसेंडेड, जो ये शब्द है डिसेंडेड, एक शब्द होता है असेंडेड, है ना, ASCEND। असेंडेड शब्द हम जब प्रयोग में लाते हैं, जब किसी चीज का राइज दिखाना हो हमें, किसी चीज का, जब कोई सी चीज चढ़ती हुई हो, चढ़ती हुई मतलब सक्सेसफुल हो। और जब हम डिसेंडेंट बोले तो उतार की बात करते हैं हम, परंतु फेलियर की तरफ जाती हूँ। डिसेंडेंट इनटू अ कैओटिक डिबेकल और असेंडेंट इनटू अ सक्सेस, हम इस तरह बोलते हैं। ये कहने का तरीका रहता है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी डिसेंडेंट का डायरेक्ट जिक्र नहीं है। हिंदी का जो हमारा वाक्य है ये वाला, यहाँ पर कहीं पर भी जो डिसेंडेंट है इसका जिक्र नहीं। देखो, विभागों के बीच गलतफहमी के कारण परियोजना शीघ्र ही अस्त व्यस्त, क्विकली, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। यह कहने का तरीका होता है। आप कोई सी भी भाषा रहो, पढ़ने जाओगे तो उस भाषा का अपना कहने का तरीका होता है, उसके शब्द हूबहू आप हिंदी में नहीं ले सकते। आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसके पश्चात ही आप अपना शब्द, अपना जो सेंटेंस है वो दूसरी भाषा में बनाते हैं। इसलिए हमें उस सेंटेंस, हमें उस शब्द का पूरा सार पता होना चाहिए। यही मेरा मतलब रहता है। जब भी आप जब भी आप मीनिंग तलाशे किसी का, किसी भी चीज़ का मीनिंग, मान लो आप किसी किसी वर्ड का, किसी वर्ड ए है ना, उसका मीनिंग हिंदी में कुछ बी दे रखा हो, पर मेरा मत ये रहता है कि आप ए का ही इंग्लिश में सरल भाषा में, अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपको आती है तो हो सके तो सरल भाषा में उसका थोड़ा सा मीनिंग देखें, पूरा एक सेंटेंस इसमें प्रयोग करें, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। अपितु इसके कि आप हिंदी में डायरेक्ट इसका तर्जुमा देख लें, डायरेक्ट लिटरल ट्रांसलेट, लिटरल ट्रांसलेट आपको हमेशा दिक्कत देगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के दौरान भी दिक्कत देगा। और जब आप अनसीन पैसेजेस पढ़ते हैं, वहाँ पर जो शब्द आता है कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होता है, तो वहाँ ज़रूर आप गलत कर बैठेंगे। हर एग्जाम में होता है कि एक पैराग्राफ दे रखते हैं, उसमें से 2 से 3 शब्द ऐसे पूछते हैं, उनका मीनिंग पूछते हैं या उनका एंटोनिम पूछते हैं, अपोजिट पूछते हैं, और कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं उसका। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं एक एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिबेकल। डिबेकल का यहाँ सिनोनिम में लिख देता हूँ आपके लिए। डिबेकल का मतलब था फेलियर, है ना, फेलियर या फिर कैटास्ट्रोफी, सडन फेलियर, एकदम से
सडन फेलियर होता है। हमारे पास ऑप्शन में डिक्लाइन, डिस्कम्फीचर, डाउनफॉल, डिग्रेडेशन। डाउनफॉल, डिस्कम्फीचर, डिक्लाइन और एक है डिग्रेडेशन, सॉरी डीजनरेशन, नॉट डिग्रेडेशन, डीजनरेशन, सॉरी डीजनरेशन हमारे पास है। तो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं डिक्लाइन के। एक तो डिक्लाइन का मतलब होता है नकारना, किसी को ना कहना किसी बात के लिए, दैट शी हैज़ डिक्लाइंड माई ऑफर। पर यह होता है एक थोड़ा पोलाइट रूप में, किसी को एकदम से एब्रप्टली मना नहीं करते, उसको थोड़ा सा आप पोलाइट वे में मना करते हो, उसको कहते हैं डिक्लाइन करना, है ना। एक होता है, मान लो किसी चीज़ में गिरावट, जैसे डिक्लाइन इन सेल, डिक्लाइन इन सेल्स, डिक्लाइन इन सेल्स भी बोलते हैं कि जो सेल्स में गिरावट आई है उसको भी हम इस तरह से बोलते हैं डिक्लाइन इन सेल्स। और शी हैज़ डिक्लाइंड माई इनविटेशन, माई ऑफर। अब एक होता है रिजेक्ट, रिजेक्ट थोड़ा थोड़ा कम पोलाइट होता है, मतलब पोलाइट नहीं होता, उसकी जगह आप डिक्लाइन शब्द यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिक्लाइन का मतलब है ना, डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट करना या फिर घटोतरी होना, कमी आना। डिक्लाइन के ये दो मतलब होते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा डिस्कम फीचर। डिस्कम फीचर का मतलब क्या होता है? डिस्कम फीचर का मतलब होता है शर्मिंदगी। पर कैसी शर्मिंदगी? फेलियर होने के बाद, जब कोई सा प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाता है या आप एग्जाम्स में फेल हो जाते हो या किसी भी तरह से, तो फेल होने के बाद की जो शर्मिंदगी रहती है उसको कहते हैं हम डिस्कम फीचर। देखो डिस्कम फीचर से क्या मतलब, आप इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, मीनिंग नहीं है उसका, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि डिस्कम फीचर का मतलब क्या है। डिस्कम फीचर मतलब डिस्कम्फर्ट, आप असहज होने लगता है ना, कि अगर आप फेल हो गए तो असहज हो गए, तो बस उसकी वजह से जो शर्मिंदगी आती है, डिस्कम फीचर मतलब शर्मिंदगी फेलियर के बाद वाली, फेलियर के बाद होने वाली शर्मिंदगी। फिर आता है हमारा डाउनफॉल। डाउनफॉल होता है सडन फॉल, एकदम से डिक्रीज होना, सडन डिक्रीज। जैसे कोई अपने करियर के पीक पे रहता है, बहुत सी बार हम सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि भाई वो 2010 से 2004 तक, सॉरी 14 तक वो अपने पीक पे था करियर के, फिर वहाँ से डाउनफॉल हुआ। तो इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, डाउनफॉल होना, एकदम से सडन फॉल, सडन डिक्रीज। फिर आता है डीजनरेशन। एक हमारा होता है जनरेशन, एक होता है डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब होता है डेवोल्यूशन, है ना, बिगड़ना। डीजनरेशन का मतलब होता है डेवोल्यूशन, ये इसका सिनोनिम है। हिंदी में बोलेंगे बिगड़ना, खराब होना। जैसे हमारी रात की बनाई हुई सब्जी सुबह तक खराब हो जाती है, तो क्या अगर वो 12 बजे खराब हुई तो 12 बजे ही खराब हुई? नहीं, बननी बनी उस आपकी सब्जी मान लो रात को 8 बजे बनी, तो उसके बाद उसका डिजनरेशन होने लगता है, एक प्रोसेस डिजनरेशन की शुरू हो जाती है ना, कि वो पहले ठंडी होगी, फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचेगी, उस टेम्परेचर काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगी, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर बैक्टीरिया पनपेंगे, फिर वो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है। इस तरह किसी चीज़ का डिजनरेशन होता है, किसी चीज़ कोई सी चीज़ डिजनरेट होती है। डिजनरेशन का ऑपोजिट ऑब्वियसली जनरेशन, यहाँ पर डी लगा है तो उसका एंटी है। तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा सिनोनियम रहेगा डिबेकल का, ठीक है। डिबेकल मतलब डाउनफॉल, फेलियर, कैटास्ट्रोफी, कैलामिटी, ट्रेजिडी। मेरे ख्याल से डिबेकल आपको स्पष्ट हो चुका होगा। सो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है ओस्ट्रासाइज। तो आप देख लेते हैं ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या है? आउटकास्ट, एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और अ ग्रुप, अवॉइड स्पीकिंग और टू डील विथ, मतलब किसी से अवॉइड करना स्पीकिंग, या फिर किसी से व्यवहार रखना खत्म कर देना। डीलिंग विथ का मतलब यहाँ पर कोई संधि नहीं है, डील मतलब संधि होती है। अगर लिटरल मीनिंग का आपने देखने जाओगे तो डील का मतलब क्या होता है? संधि, कोई ट्रेड करना नहीं। डीलिंग मतलब यहाँ पर है व्यवहार। आई डोंट डील विथ हर, हम ऐसा बोलते हैं ना, आई डोंट डील विथ हर, मैं उससे व्यवहार नहीं रखता, इसका मतलब यह होता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट होगा, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, एक ये पौन दिख रहा है और चार ये दिख रहा है ना,
इन्होंने क्या कर रखा, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, एक बाउंड्री बना ली और इस बंदे को बाहर निकाल दिया बेचारे को, है ना। ये प्यादे हैं शतरंज के, यहाँ पर चार हैं और इसको बाहर निकाल दे, बस यही होता है। किसी को ग्रुप से निकाल देना, किसी को सोसाइटी से निकाल देना, बहिष्कार कर देना इसका। बहिष्कार बहुत ही लिटरल मीनिंग इसका रहेगा बहिष्कार। बहिष्कार, डिस ऑस्ट्रासाइज का मतलब। अच्छा, शब्द कैसे आप याद रखोगे? ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी रहता है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। ऑस्ट्रिच कैसा पक्षी रहता है? बहुत सबसे बड़ा पक्षी रहता है वर्ल्ड में। अगर सबसे बड़ा कोई पक्षी है तो ऑस्ट्रिच है। हिंदी में हम बोलते हैं शतुरमुर्ग। तो शतुरमुर्ग के पास अगर एक कौवा गया या फिर मिट्ठू गया या फिर कोई कबूतर, कुछ भी छोटा पक्षी गया, तो वो क्या करेंगे? वो अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, उसको ऑस्ट्रासाइज कर देंगे कि है ना, तुम ऑस्ट्रिच के साइज के नहीं हो तो तुम हमसे दूर रहो। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं या फिर आप ये जो पिक्चर है इसको याद रखें। बेटर रहेगा पिक्चर से याद रखें, क्योंकि हमारा दिमाग वर्ड्स में नहीं सोचता, हमारा दिमाग सोचता है इमेजेस में। जैसे जैसे आपको इमेज नज़र आएगी वैसे वैसे आप सोचने लगोगे। अगर ये इमेज आपको याद आएगी तो ऑस्ट्रासाइज याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑस्ट्रासाइज से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो हमारा पास पहला सेंटेंस है, द अदर गर्ल्स ऑस्ट्रासाइज्ड हर बिकॉज ऑफ द वे शी ड्रेस्ड। तो बाकी की जो लड़कियां हैं उस उन्होंने क्या करा, उसके पहनावे की वजह से उसका बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कार कर दिया, उसे बहिष्कृत कर दिया। हिंदी में बोलेंगे बहिष्कृत। तो अगर कोई लड़की इस तरह से पहनावा पहन कर आई, जैसे बहुत सी बार बेस्ट एग्जांपल रहेगा फेयरवेल्स में। फेयरवेल्स में क्या होता है, ड्रेस कोड रहा साड़ी और ब्लेज़र। हमारे फेयरवेल में, क्या हुआ था, मेरे पास ब्लेज़र था नहीं और मैं नहीं चाहता था किसी से मांगूँ, तो मैं सबसे अलग दिख रहा था। तो ग्रुप में ऐसा मुझे मुझे फील हो रहा था कि मैं एलियनेटेड हो गया हूँ। एक एलियनेटेड मतलब बाहर से आया हुआ बंदा, ग्रुप में फिट नहीं हो रहा। जो एलियनेटेड का मतलब होता है ग्रुप में फिट नहीं होना, है ना, फील करना एलियनेटेड कि आप बिलोंग नहीं करते। ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है ग्रुप से बाहर निकाल देना। दोनों में अंतर है। इसको कहते हैं हम बाहर निकाल देना, बहिष्कृत करना। इसको कहते हैं हम एलियनेटेड, बिलोंग नहीं करना, कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, मैं इस ग्रुप से संबंध नहीं रख पाता, मतलब मैं यहाँ महसूस नहीं करता स्वयं को कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, इसलिए उसको बोलते हैं हम एलियन, एलियनेटेड। ठीक है, द अदर गर्ल्स ostracized her because of the way she dressed। नेक्स्ट है हमारा नो लेटस एवरीवेयर पुट डाउन द ट्रीजन एंड ostracize traitors। हिंदी अनुवाद देखेंगे तो, नहीं आइए हम हर जगह देशद्रोह को खत्म करें और देशद्रोही का बहिष्कार करें। देखो यहाँ पर ट्रीजन का मतलब तो देशद्रोह है, ये स्पष्ट है हमारे हिंदी अनुवाद से। ओस्ट्रासाइज का मतलब बहिष्कृत होता है, बहिष्कार करना। ट्रेटर्स का मतलब होता है गद्दार, देशद्रोही, द्रोही। और यहाँ जो पुट डाउन है इसका मतलब नीचे रखना नहीं होता, ये एक फ्रेज है ना। जैसे गो अवे या फिर जाओ, तो इस तरह से पुट डाउन एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है खत्म करना, खत्म, खत्म करना, इराडिकेट, इंग्लिश में हम बोले इराडिकेट, इराडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक सेंटेंस और है, एवर सिंस आई स्पोक अप माई कलीग्स ओस्ट्रासाइज। जब से मैंने अपना मुंह खोला है तब से मेरे कलीग्स ओस्ट्रासाइज, इस मुझे ओस्ट्रासाइज कर चुके हैं। ओस्ट्रासाइज मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे संबंध तोड़ चुके हैं, मुझे मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते। जिस तरह स्कूल में होता था कि अगर हमारी प्रिंसिपल आ गई और हमसे पूछा, है ना, कि क्लास में कौन मस्ती कर रहा था, कौन बच्चे थे, आप सत्यवादी होकर कुछ बच्चों को नाम ले देते, फिर वो क्या करते, भाई आपसे बात नहीं करते, आपको ओस्ट्रासाइज कर देते, आपको ग्रुप से निकाल देते एक तरह से। यही होता है। जब से मैंने अपनी बात रखी है, मेरे सहकर्मी मेरा बहिष्कार कर रहे हैं, बस। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है मैंने अपनी बात रखी। जब हिंदी ट्रांसलेशन देखें, मैंने अपनी बात रखी, पर यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हम स्पोक अप का मतलब क्या है, किसी के अगेंस्ट बोलना। अरे किसी के अगेंस्ट बोलोगे तभी तो वो आपको, सॉरी मैंने यहाँ पर, किसी के अगेंस्ट बोलना है ना।
किसी के अगेंस्ट आप बोलोगे तभी तो वो आपका मन मुटाव होगा उससे, तभी तो आपसे बात नहीं करेगा ना वो, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से आप सभी को इतना क्लियर होगा। एक छोटा सा हम एमसीक्यू देख लेते हैं ओस्ट्रासाइज से रिलेटेड। मैं यहाँ पर ओस्ट्रासाइज का मीनिंग लिख देता हूँ। ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है हमारे पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, अच्छा एक्सक्लूड का ऑपोजिट होता है हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब हटाना, शामिल नहीं करना। इतनी सी बात है, ठीक है। एक्सक्लूड भी कह सकते हैं, एक्सकम्युनिकेट भी कह सकते हैं। EXCOMMUNI, कम्युनिकेट, CAT, एक्सकम्युनिकेट। एक मूवी देखी हो अगर आपने, जॉन विक। जॉन विक क्या करता है, कुछ लोग उसके डॉग को मार देते हैं, तो बदला लेने के लिए जो बंदा रहता है जो मारता है डॉग उसको, वो उसका मर्डर कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, जिस अंडरवर्ल्ड कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, वहाँ पर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसको सब मिलकर हंट करते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा फेमस शब्द यूज़ करते हैं, एक्स कम्युनिकाडो। एक्स कम्युनिकेट मतलब बाहर निकालना, और जिसको बाहर निकाला गया है उसको बोलते हैं एक्स कम्युनिकाडो, है ना। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओस्ट्रासाइज का हम सिनोनियम देख रहे थे। पहला हमारे पास है बेनिश ऑप्शन में, ऑप्शन बी है हमारे पास बिलिटिल, ऑप्शन सी है हमारे पास बीगल, और ऑप्शन डी है हमारे पास बिसीज, है ना। बिलिटिल का मतलब, सॉरी बेनिश का मतलब, बेनिश का मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रासाइज है, बाहर निकाल देना, किसी को बैन कर देना, बैन करना, बैनिश, बैन करना। जैसे हमारी मूवीज बैन होती है, कोई सी मूवीज अगर पसंद नहीं आती जनता को या फिर सरकार को, तो मूवी या किताब बैन हो जाती है, बस उसी को कहते हैं बैनिश। या फिर सोसाइटी के फेवर में नहीं रहती कभी कभी कुछ मूवीज या किताबें, तो उनको उस समाज के लिए बैन कर दिया जाता है, बैनिश। बिलिटिल, बिलिटिल मतलब होता है किसी की मेहनत को कम आंकना। किसी ने कोई मेहनत करी, जैसे बेस्ट एग्जांपल है मम्मी। हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मम्मी को क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। ये एक इंग्लिश में शब्द है फॉर ग्रांटेड, मतलब हाँ हाँ ये तो उनका काम ही है, इतना करते हैं भाई, सुबह 5 बजे उठेंगे, खाना बनाएंगे, फिर घर की सफाई करेंगे, फिर आप उनको थैंक यू भी नहीं बोलते। वैसे भारतीय कल्चर में हम कम ही थैंक यू बोलते हैं, पर फिर भी हम एक जेस्चर शो कर सकते हैं, मुंह से ना बोले पर हम एक जेस्चर शो कर सकते हैं। यही होता है हमारा फॉर ग्रांटेड लेना। तो मम्मी को हम क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी जितनी भी मेहनत है हम उसको कमतर आंकते हैं। किसी की मेहनत को कमतर बताना, किसी ने कुछ, मान लो ऑफिस में किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, ने उसने बहुत मेहनत करी, पर आपने बोला हाँ हाँ ठीक है, क्या ही ज़्यादा मेहनत हुई है, तो उसको हम बोलते हैं बिलिटिल। बिलिटिल, किसी के एफर्ट्स को हम क्या कमतर दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीगल। बीगल का मतलब क्या होता है, बिगल का मतलब होता है कि किसी के चार्म से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी की स्लाइनेस से, कि भाई थोड़ा सा टेढ़ा है पर उसका चार्म बहुत अच्छा है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाना, तो हम बोलेंगे चार्म, है ना, चार्म। बीसीज का मतलब क्या, बीसीज का मतलब होता है एनसर्कल बाय मिलिट्री टेक्टिक, है ना। जब क्या करते हैं, जब दो देश या फिर जब भी लड़ाई होती है तो कोशिश क्या रहती है कि कैजुअलिटी कम से कम हो, तो हम क्या करते हैं, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे पूरी पुरानी मूवीज में देखा हो कि और तुम तुम सरेंडर कर दो, वरना और पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इस तरह से। तो क्या होता है, उसको कहते हैं बीसीज। तो पुलिस कैसे कह सकती है, पुलिस हैज़ बीसीज्ड यू, सो डू सरेंडर। पुलिस ऐसे बोल सकती है ना कि भाई पुलिस ने आपको बीसीज कर लिया है, बीसीज मतलब चारों तरफ से घेर लिया है, आप सरेंडर कर दीजिए। बीसीज का मतलब क्या था, चारों तरफ से घेरना। मूवीज में हमने अक्सर देखा है, जब पुलिस घेराबंदी कर लेती है तो ऐसे अनाउंसमेंट करती है। मेरे ख्याल से ओस्ट्रासाइज आपको क्लियर हो चुका होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओस्ट्रासाइज मतलब एक्सक्लूड, एक्स कम्युनिकेट। आप वो जो प्यादों वाली पिक्चर है वो याद रख सकते हैं, बॉक्स के अंदर 4 प्यादे रहते हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्यादे को बाहर निकाल रखा है, ठीक। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला वर्ड हमारा प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक अच्छा शब्द है, याद रखने लायक है। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों याद रखने लायक है। अभी कुछ अरसे पहले हम कोरोना काल से गुजरे हैं, तो वहाँ पर जब कोरोना की वेव्स आई, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर लेते थे, कोरोना से बचने के लिए क्या करते थे हम,
कि भाई मास्क लगाओ, फेस शील्ड लगाओ। जैसे यहाँ जो मैडम दिख रही है, इन्होंने क्या कर रखा, मास्क भी लगा रखा, फेस शील्ड भी लगा रखी है ना। ये किस लिए लगा रखी, ताकि कोरोना से बचा जा सके। किसी चीज़ से आप बचने के लिए प्रिवेंटिव, जैसे हम बाइक से जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि अगर हम गिरे तो हमारा सिर बच सके, हमारी जान बच सके, है ना। इसलिए कार्स में जो एयर बैग्स रहते हैं वो किस लिए रहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर है वो। एक प्रिवेंटिव मेजर है कि भाई हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशनरी मेजर है, किसी चीज़ से, किसी आपदा से बचा जा सके, है ना। तो बचा जाने जिस चीज़ से को हम यूज़ करते हैं प्रिवेंटिव मेजर, उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। जैसे केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, जो हमें बचाने के केपेबल हो, प्रोफाइलेक्टिक। जैसे हेलमेट्स, है ना, हेलमेट्स आर प्रोफाइलेक्टिक। हेलमेट्स आर प्रोफाइलेक्टिक, प्रिवेंटिंग कंसेप्शन और इम्प्रेग्नेशन, या फिर प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं ना, इसी तरह। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। सिनोनिम्स हम अगर देखें प्रोफाइलेक्टिक के, तो काफ़ी सारे हैं वैसे तो, पर बाकी आप कह सकते हो प्रिवेंटिव, फिर प्रोटेक्टिव, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव भी एक है, कॉन्ट्रासेप्टिव, और डिफेंसिव है, डिफेंसिव। ये सारे सिनोनिम्स है। अगला हम देख लेते हैं प्रोफाइलेक्टिक का सेंटेंस में यूसेज। Although the medicine has proven to be prophylactic, it does not prevent infection in all cases। तो भाई कैसा है कि जो मेडिसिन है वो प्रोफाइलेक्टिक है, वो प्रिवेंटिव है। ये प्रूव हो चुका कि भाई वो प्रिवेंटिव है, वो कारगर है थोड़ी बहुत, पर वो सारे केसेस में कारगर नहीं है। इन्फेक्शन फैलने से सारे केसेस में नहीं रोक पाती वो, यही है। हालांकि दवा रोग निरोधी साबित हुई है। देखो यहाँ पर प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होगा, रोग निरोधी। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता है वैसे वैसे थोड़ा मीनिंग और शब्दार्थ हमारे बदलते जाते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था, प्रिवेंटिव हिंदी रोग निर, जो हमें डिसीज से प्रिवेंट करे, डिसीज से प्रिवेंशन। जैसे हम मास्क लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, ताकि वायरस एंटर ना हो, वायरस के प्रति प्रिवेंशन, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे वो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैनी ओल्डर पीपल स्वेयर दैट ऑरेंज जूस इज प्रोफाइलेक्टिक, बट साइंटिस्ट हैव प्रूवन दैट शुगरी ड्रिंक्स कैन एक्चुअली लेसन योर इम्यून सिस्टम। तो क्या है कि भाई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि भाई ये काढ़ा पी लो, वो काढ़ा पी लो, तो वो इस तरह से बोल रहा है कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो ऑरेंज जूस है वो प्रोफाइलेक्टिक है, रोग निरोधी है। यहाँ पर भी क्या, रोग निरोधी। देखो यहाँ कोई डिसीज का डिस्कशन नहीं हुआ, परंतु जैसे ही जूस की बात आ रही है और वो बोलते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक है, तो एक स्वतः ही यहाँ पर अंडरस्टूड है कि रोग निरोधी की बात करें, कि भाई इम्यूनाइजेशन की बात कर रही है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम आपको, जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको डिसीज से बचाएगा, यही करता है, प्रोफाइलेक्टिक का काम करता है। तो यहाँ क्या देगा, द मेनी मेनी ओल्डर पीपल स्वेयर दैट ऑरेंज जूस इज प्रोफाइलेक्टिक, बट साइंटिस्ट हैव प्रूवन दैट शुगरी ड्रिंक्स कैन एक्चुअली लेसन योर इम्यून सिस्टम। तो भाई बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऑरेंज जूस जो है प्रोफाइलेक्टिक है, रोग निरोधी है, पर वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि शुगर ड्रिंक से वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। इसलिए वैज्ञानिक और बोलते हैं कि हो सके तो जो हमारे सेब या फिर जितने भी फल हैं उनको डायरेक्ट खाएं, जूस के फॉर्म में आप ना लें। जूस में आप जैसे ही मिक्सी में डालेंगे आप, वो कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिशंस खो बैठते हैं। उतने न्यूट्रिशंस नहीं रहते जितने एक रो आप जो सीधा एक फल खाओगे उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस रहेंगे। खैर, अगला हमारे पास एक और सेंटेंस है प्रोफाइलेक्टिक पे। तो द यूज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स बिफोर सर्जरी हैज़ बिकम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन मैनी हॉस्पिटल्स। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या हो चुका है, जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स है, प्रिवेंशन एंटीबायोटिक्स, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, तो इन्फेक्शन का खतरा ना हो, तो वो उस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सके, या फिर कोई सी और बीमारी से बचा सके ऑपरेशन के दौरान, या फिर ऑपरेशन के बाद उसके सिम्टम नज़र ना आए, तो इस तरह से आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है।
तो रोग निरोधी एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग कई अस्पतालों में मानक, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, मानक, जिसको हम मान के चलते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है हर चीज़ के लिए कि यह तो होने ही होना चाहिए, इतना तो कम से कम हो, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यू प्रोफाइलेक्टिक पर। प्रोफाइलेक्टिक का मैं यहाँ पर आपको मीनिंग लिख देता हूँ, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव, है ना। ये सब प्रोफाइलेक्टिक के, ठीक है, ये सब हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक के मीनिंग है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है हमारे पास एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव और पर्गेटिव। आर को बोलना है पर नहीं बोलना है, एकदम साइलेंट नहीं है आप, पर्गेटिव इस तरह से, पर्गेटिव। आर को पूरा नहीं बोलना, बहुत ही माइन्यूट से आप 10% पर 15% इस तरह से कह सकते हो आप। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक क्या है, कोई सी चीज़ जो विरोध में हो, गलत नहीं हो, जरूरी नहीं है गलत। एक अगर मूवीज में आपने देखा तो एक रहता है हीरो और इसके अपोजिट क्या रहता है, विलन, है ना। एक रहता है हीरो, एक रहता है विलन। पर बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे जो हीरो की जगह लेता है और लेता है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, है ना। और विलेन की जगह हमारा लेता है एंटागोनिस्ट। अब बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो शाहरुख खान साहब की एक आई थी मूवी रईस। रईस में क्या था, शाहरुख खान साहब ने क्या रोल प्ले किया था, प्रोटागोनिस्ट का, है ना। वो एकदम दूध के धुले आदमी नहीं थे, पर क्योंकि मूवी उनके नज़रिए से, उस जो कैरेक्टर का नाम था रईस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई थी, तो वहाँ पर प्रोटागोनिस्ट। और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, वो जो शाहरुख खान के विरोध में थे, क्योंकि वो गलत थे। शाहरुख खान साहब उसमें जो रईस जो था कैरेक्टर, वो गलत था। और उसको जो है उनके अपोजिट में जो था वो था मजुमदार, है ना। झटक मजुमदार शायद नाम है कैरेक्टर का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। तो वो उनके अगेंस्ट थे, तो उनको बोलेंगे हम एंटागोनिस्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सही थे और रईस गलत था वहाँ पर। परंतु रईस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई, तो रईस वहाँ पर है कहानी का प्रोटागोनिस्ट, और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है एंटागोनिस्ट। जरूरी नहीं है एंटागोनिस्ट गलत हो, पर एंटागोनिस्ट का मतलब विरोध होता है, विरोधी। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब हम देख लेते हैं। टॉक्सिक का मतलब हार्मफुल है, बहुत सीधा है, HARMFUL, हार्मफुल। प्रिवेंटिव हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा प्रोफाइलेक्टिक का, प्रिवेंटिव, जिस जो बचने का उपाय, है ना, बचने के लिए जो भी हम उपाय करें बचने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अच्छा शब्द है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है, ये मेडिसिन लाइन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस चीज़ से दस्त लगे जाते, जिस चीज़ से लूज मोशन हो जाए, लूज मोशन, लूज मोशन का कारण बनने वाली चीज़। जैसे हम बाहर का कुछ खा लेते, एक बहुत ही, एक दाल होती है मसूर की दाल, कुछ लोग इससे इतने एलर्जिक रहते हैं और ये कई बार लूज मोशन का कारण बनती है। तो मसूर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, मसूर कौन सी दाल हुई, पॉजिटिव टाइप की दाल है, जो लूज मोशन लगवा देती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको प्रोफाइलेक्टिक पूरा शब्द समझ में आ चुका होगा। प्रोफाइलेक्टिक की हमने क्या इमेज देखी थी, फेस शील्ड वाली एक महिला। फेस शील्ड क्या करती है, वायरस से हमें बचाती है। मास्क क्या करता है, वायरस से हमें बचाता है। अब अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं, जो कि है कॉडल, CODDLE, CODDLE। एक होता है कोडल होता है, एक होता है कडल। दोनों शब्द में सिर्फ यू और ओ का अंतर है, पर थोड़े से भिन्न है। कडल का मतलब होता है गले लगाना, है ना, बाहों में भरना, गले लगाना, छाती से चिपकाना, इसका मतलब तो कडल का मतलब होता है, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास कोडल का मतलब क्या होता है, कोडल का मतलब होता है पेम्पर करना। कोडल देखो यहाँ पर ये आदमी दिख रहा है, ये बच्चे को पेम्पर कर रहा है। पेम्पर कैसे, कि लकड़ी की कांटे पे बैठी है गुड़िया और यहाँ पर ये वहीं पर खाना खिला रहा है। जबकि मैनर्स क्या बोलते हैं, कि आप टेबल पर या आसन बिछाकर, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हल्की पालकी बनाई आसन बिछाइए, है ना, या फिर ठीक से टेबल कुर्सी पर बैठ कर खाना खाइए, जैसे भी। पर चूंकि बच्चे की जिद है,
तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ठीक है जैसे तैसे हम भी करते हैं, छोटे बच्चे जहाँ खाना खाए वहाँ खाए, खा ले एटलीस्ट पेट तो भर जाए। ये जो माँ बाप रहते हैं उनका ये मोटो रहता है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, चाहे कहीं कैसे ही खाना खा ले वो। ठीक है। तो कोडल का मतलब क्या होता है, टू ट्रीट समवन विथ मोर केयर और कंसर्न देन इज रिक्वायर्ड। जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा केयर करना, आप उसको कहते हैं हम कोडल। अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आपने कुछ माँ बाप को देखा होगा जो अपने बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। स्कूल या कॉलेज में 11वीं 12वीं तक के बच्चों को माँ बाप छोड़ने लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेस केयर दिखाते हैं वो लोग। भाई जितनी ज़रूरत है, आपका बच्चा कच्ची कच्ची दाढ़ी मूछें आने लग गई फिर भी आप छोड़ने लेने जा रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ पेरेंट्स की हो सकता है मजबूरी हो, कुछ और इश्यूज हो, पर इन जनरल तो यही समझा जाएगा कि भाई ओवर पेम्पर किया जाता है। एक पेम्पर नाम से डायपर आता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से ख्याल रखना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ख्याल रखना। पेम्पर डायपर से आप इसको याद रख सकते हैं। कोडल, कोडल नाम से भी एक डायपर आप निकाल सकते हैं चाहे तो। खैर, तो टू ट्रीट समवन विथ मोर केयर और कंसर्न दैट इज रिक्वायर्ड और रिगार्डेड एज अप्रोप्रिएट। जितनी ज़रूरत है या जितना कंसिडर किया जाता है कि भाई इतना ही अप्रोप्रिएट है, उससे ज़्यादा केयर करना, उसको कहते हैं हम कोडल। बी ओवर इंडल्जेंट, ज़्यादा ही इंडल्जेंट होना किसी चीज़ में। इंडल्जेंट मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा ही घुसना। जैसे आप बोलते हो कि ये भाई आपका मैटर नहीं फिर भी आप इसमें शामिल हो रहे हो, तो ओवर इंडल्जेंट टूवर्ड कॉजेट और पेम्पर, वही मतलब है। टू इंडल्जेंट टूवर्ड या कॉजेट या पेम्पर, सब एक ही चीज़ दर्शा रहा है। सिनोनिम अगर हम देखें कोडल का, तो कोडल के सिनोनिम हमारे पास हो जाएंगे पेम्पर, PAMPER, पेम्पर। एक बहुत अच्छा शब्द है फेदर बर्ड, सॉरी फेदर बेड, नॉट बर्ड, फेदर बेड ना, पंखों का। और ये बेड, पंखों का बेड ना, पंखों का पलंग। पंखों का पलंग कैसा होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। मतलब ह्यूमन्स को इतनी सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर एक हल बहुत पतली गादी बिछा देंगे और ज़मीन पे भी सो जाएंगे तो बहुत है हमारे शरीर के लिए। हाँ, पर फेदर बेड मतलब बिल्कुल ज़रा सी भी। एक मुझे बहुत अच्छी स्टोरी याद है जी, सुना देता हूँ। एक शायद 5th 6th में कभी इंग्लिश की किताब में पढ़ी होगी। एक रानी रहती, तो अपने जो राजकुमार रहता है उसके लिए असली राजकुमारी चाहती। तो वो क्या करती है, रोज एक लड़के को बुलाती है और उसको 20 मैट्रेस पे सुलाती है। 20 मैट्रेस मतलब से 20 गादी लगा देती है ना, और उस पे सुला देती है वो। तो वो क्या करती है, और फिर वो दूसरे दिन हर लड़की से पूछती है कैसी नींद आई। तो लड़की बोलती है कि मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, कभी ऐसी नींद नहीं आई। तो सारी लड़कियाँ यही बोलती। फिर एक रात एक लड़की और आती है, उसको भी 20 मैट्रेस के ऊपर सुलाती है। फिर वो पूछती है, वो लड़की बोलती है कि मेरे तो पूरे हाथ पैर और पूरी कमर दर्द कर रही, बदन दर्द कर रही। फिर वो औरत समझ जाती है कि असली की राजकुमारी, क्योंकि ये फेदर बेड पे सोई हुई है। उसने क्या करा था, उस रानी ने इसकी 20 मैट्रेस के नीचे एक जो पी का दाना रख दिया था, जो दाल रहती है ना, दाल या चने का दाना जो थोड़ा कड़क रहता है वो रख दिया था। ये कहने को है, मतलब प्रैक्टिकली ये ऐसा होगा नहीं कि आप पी का दाना रख दो और उसका समझ में आ जाए, पर कहने के लिए है ये कि इसने पी का दाना था, उसकी वजह से उसके शरीर में पूरी अकड़न आ गई। तो वो जो राजकुमारी थी वो फेदर, असली की राजकुमारी थी, क्योंकि फेदर बेड पे सोती थी। और फेदर बेड पे सोना कौन अफोर्ड कर सकता है, जो असली में राजकुमार हो, जो असली में, सॉरी, जो असली में राजकुमारी, जो असली में प्रिंसेस हो, वही फेदर बेड पे सोना अफोर्ड कर सकती है। ठीक है। तो हमारे पास पैम्पर हो गया, फेदर बेड हो गया, हमारे पास है ओवर पेरेंट, ओवर पेरेंट है ना। ककून एक बहुत अच्छा शब्द है, ककून। सिल्क वॉर्म देखा आपने, सिल्क वॉर्म क्या करता है, ककून बनाता है, फिर उसमें से बटरफ्लाई निकलता है। तो जो बटरफ्लाई होती है वो असल में एक राजकुमारी आप मान सकते हो। पर ककून अंदर थोड़ा सा सख्त रहता है, पर बाहर से अंदर हल्का सा, जितना बाहर सॉफ्ट रहता है उतना उसके मुकाबले अंदर हल्का सा सख्त रहता है। मैंने, हमें एक प्रोजेक्ट दिया था ककून से बटरफ्लाई बनाने का, वो खैर फेल हो गया था, तो मुझे पता है। ककून जो बाहर जो रेशे रहते हैं उससे सिल्क बनता है। सिल्क किस लिए जाना जाता है, उसकी सॉफ्टनेस के लिए सिल्क जाना जाता है। तो ककून भी हम इस शब्द को बोलते हैं, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं ककून। स्पून फीड भी ले सकते हैं, बिल्कुल, स्पून फीड। ठीक है, स्पून फीड, ये हमारे सिनोनिम हो चुके हैं। अगला हम बढ़ते हैं कोडल का सेंटेंस में यूसेज के लिए। कोडल का सेंटेंस में यूसेज, पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक टू कोडल माई सेल्फ विथ ए वार्म ब्लैंकेट एंड ए गुड बुक ऑन ए कोल्ड विंटर डे। तो भाई मैं अपने आप को वार्मथ
कोडल का यहाँ मतलब होता है वार्मथ, है ना। मैं अपने आप को जैसे खुद को भी मी टाइम देते हैं ना लोग, मी टाइम, कि भाई ये मेरा टाइम है। तो मैं अपने आप की देख रेख कैसे करता हूँ, जब बहुत ठंड वाला दिन रहता है तो अपने आप को कंबल में लपेटा और एक बुक ले ली हाथ में, और मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ। कोडल का मतलब यहाँ पर है वार्मथ, मतलब खुद को वार्मथ, खुद को यहाँ वार्मथ का मतलब गर्माहट नहीं है, पर खुद को, खुद की केयर करना, इस तरह से। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। मुझे सर्दी के ठंडे दिन में अपने आप को गर्म कंबल से लपेटना और अच्छी किताब पढ़ना पसंद है। बस इतना सा है। कोडल का यहाँ पर कोई, आप देखेंगे तो पूरे सेंटेंस में उसका अर्थ छिप गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। यू कैन वॉच द बर्ड्स कोजी अप विद देयर एग्स और कॉडल विद देयर न्यूली हैच्ड चिक्स। जैसे आपने अगर कभी चिड़ियाओं का घोंसला देखा है, वहाँ पर क्या करता है कि जब नए नए बच्चे निकल के आते हैं तो जो चिड़िया रहती है, माँ रहती है, वो अपने पंखों में बच्चों को ऐसे छिपा लेती है ना, तो वो कॉडल करती हैं, उसको दुलारती हैं, प्यार करती हैं इस तरह से, और उन्हीं पंखों से वार्मथ पहुँचाती है, कोजी अप करती है उनको, और आराम, उनको आराम देती है, यही कहते हैं। हाँ, आप पक्षियों को उनके अंडों के साथ आराम करते हुए या उनके नवजात जन्म बच्चों को दुलारते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोडल का मतलब क्या हो गया? दुलारना, दुलारना, है ना, प्रेम करना, दुलारना। ठीक, अगला हमारे पास एमसीक्यू है कोडल से रिलेटेड। कोडल का सिनोनिम में लिख देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा आसान रहेगा। पैम्पर, है ना, फेदर बेड, और हिंदी में देखें तो दुलारना। ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास है हडल, सिनोनिम बताना है। हडल, सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट, चीट। हडल का मतलब क्या होता है? हडल का मतलब हमारे पास होता है, जैसे कोई सी क्राउड रहती है ना, भीड़ रहती है पर अनऑर्गेनाइज रहती है। एक भीड़ रहती है, जैसे गणतंत्र दिवस पे जाते हैं हम, है ना, दिल्ली पर मार्च पास्ट होती है, वहाँ पर भी भीड़ होती है, पर वो ऑर्गेनाइज्ड है। भीड़ का मतलब भी वैसे अनऑर्गेनाइज रहता है, पर हडल बोल सकते हैं हम कि तितर जैसे हमारे बहुत सी बार हमने रेलवे पे देखा है, रेलवे लाइंस पर, सॉरी रेलवे लाइंस पर नहीं, रेल पर देखा हमने, रेलगाड़ी पर, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है हमें। तो कैसी भीड़ रहती है? अनऑर्गेनाइज। या फिर मुंबई मेट्रो में हम वीडियोस में देखते हैं, वहाँ पर कैसी भीड़ रहती है? अनऑर्गेनाइज्ड भीड़। तो तितर बितर हुई भीड़, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, अनऑर्गेनाइज। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई का मतलब होता है तृप्त, तृप्त, पर्याप्त, इनफ, काफ़ी, ठीक है ना, पेट भर जाना, इस तरह से हम बोलते तरफ। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? सभी को पता है। प्रोटेक्ट मतलब जैसे केयर नहीं करते हम, प्रोटेक्ट मतलब वही होता है। फिर हमारे पास है चीट। चीट का मतलब धोखा। लिखने की ज़रूरत नहीं, वो से। तो यहाँ ना तो प्रोटेक्ट हमारा सेटिस्फाई कर रहा, ना चीट सेटिस्फाई कर रहा, ना हडल। हमारा जो जो शब्द है वो सेटिस्फाई हमारा सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, कोडल का मतलब तो पेम्पर होता है, दुलारना होता है। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना होता है, तो रक्षा अलग हो गया। सेटिस्फाई, देखो यहाँ पर कोई सटीक ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऐसे भी सिनोनिम आते हैं। या तो हमारे पास ऐसे सिनोनिम आ जाएंगे जहाँ पर तीनों चारों शब्द लगेंगे, यार ये तो इसका सिनोनिम है। तो वहाँ पर जब हमें सटल डिफरेंस पता रही, अगर बारीक महीन डिफरेंस अगर हमें शब्द के बीच में पता रहेगा, तो हम उसको सही लगा पाएंगे। परंतु अगर हमें उसका महीन डिफरेंस नहीं पता तो हम नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पर देखोगे कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो क्लोज हो, है ना। हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसका तो सिनोनिम पक्का होगा, पर चूंकि सेटिस्फाई उसके आसपास कहीं भटकता है, इसलिए हमारा सिनोनिम सेटिस्फाई रहेगा। ये हमें देखना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये सारे प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा शब्द पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने सेंटेंसेस पढ़ोगे, वैसे ये शब्द याद होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोडल शब्द है वो खत्म होता है। कोडल, आप वो जो लकड़ी की काठी पर जो बच्ची बैठी थी, है ना, उसको खाना खिलाते हुए, उसके जो पिता थे जो भी थे, वो उसको खाना खिला रहे थे ना, उससे याद रख सकते कि पैम्पर करना। ठीक, अच्छा, अगला और लास्ट शब्द हमारा रहेगा, वो है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है? फ्लिम्जी का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मतलब दिखाने से पहले पिक्चर आप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है?
ये जो एक फ़ोन स्क्रीन है वो टूटी हुई है। फ़ोन स्क्रीन क्यों टूटी हुई? गिरने से टूटी हुई है या फिर ऐसे ही जेब में पॉकेट में रखे रखे टूट गई है? क्यों टूटी? कमज़ोर है इसलिए टूट गई है ना, वीक थी इसलिए। अभी बेस्ट एग्जांपल रहेगा अभी आईफोन 15, बहुत सारे इश्यूज लोगों को आ रहे हैं कि आईफोन 15 की जो स्क्रीन है या बैक पैनल है वो थोड़े से उनमें स्क्रैचेस और उनमें वो तड़क चुके हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आईफोन 15 उतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आईफोन 14 या फिर प्रीवियस फोन्स थे। क्योंकि वो कमज़ोर था इसलिए वह टूट रहा है। फ्लिमजी का मतलब होता है कमज़ोर, वीक ना, वीक, थिन, फ्लेक्सिबल और फ्रेजाइल ना। फ्रेजाइल, जो कांच के जो आइटम्स रहते हैं उन पे अक्सर लिखा रहता है फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाएंगे, गिरते से ही बिखर जाते हैं कांच, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। लिटिल वर्थ एक और होता है, लिटिल वर्थ और लिटिल प्लॉसिबिलिटी। देखो लिटिल यहाँ लिखा है मतलब सिर्फ वर्थ के लिए नहीं है, लिटिल वर्थ, लिटिल प्लॉसिबिलिटी और लिटिल एविडेंस। लिटिल एविडेंस से मतलब क्या होता है? कमज़ोर एविडेंस। जैसे जज के सामने वकील भाई एविडेंस रखता है तो जज बोल सकता है कि बहुत फ्लिमजी सा एविडेंस है, आप ये वर्क नहीं करेगा। मतलब आपका जो एविडेंस है वो कमज़ोर है, वो अप टू द मार्क नहीं है, उतना अच्छा नहीं है कि हम इसको कंसिडर करें। इस तरह से हम बोल सकते हैं। फ्लिमजी के हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो फ्रजाइल एक हो गया जो नीचे भी लिखा है, FRAGILE, फ्रजाइल। फिर हमारे पास है अनियन स्किन, OINIONSKIN, अनियन स्किन, है ना, कि अनियन की चमड़ी जैसा। अनियन की चमड़ी के आसानी से निकल जाती, निकलती जाती, कुछ ठोस रहता नहीं है। अनियन स्किन मतलब कुछ भी ठोस नहीं, आखिरी तक देखोगे तो अनियन ही अनियन, स्किन ही स्किन दिखेगी, कुछ सॉलिड कुछ ठोस दिखता नहीं है अनियन में, इसलिए अनियन स्किन। ये हम एविडेंस के या फिर जैसे ये सेकंड वाला हमारा जो है लिटिल वर्थ, लिटिल प्रोस्पेरिटी, लिटिल एविडेंस, कुछ भी ठोस नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, उसको बोलते हैं अनियन स्किन। फिर हमारे पास है नॉट कन्विंसिंग, नॉट कन्विंसिंग, ठीक है, नॉट कन्विंसिंग। फिर हमारे पास इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट भी हम बोलते हैं। लेकिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो, कॉन्क्रीट, नॉट कॉन्क्रीट इनफ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो जब भी फ्लिमजी याद आए तो आप आईफोन 15 याद रख सकते हैं, ये मोबाइल याद रख सकते हैं, कभी आपसे अगर मोबाइल गिरा हो तो वह याद रख सकते हैं, या कोई सी चीज़ आपकी बहुत कीमती थी पर वो चूंकि कमज़ोर थी इसलिए वो टूट गई, गिरने से थोड़े से टल्ले मात्र से वो गिर गई या टूट गई, तो आप उसको फ्लिमजी कह सकते हो कि बहुत फ्लिमजी था यार, वो प्रोडक्ट बहुत फ्लिमजी था, जरा से में ही टूट गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सेंटेंसेस है फ्लिमजी से रिलेटेड, जो फ्लिमजी वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बने। द ब्लेंडनेस मेक्स द होल एक्सरसाइज अपीयर रेदर इलूजिव और फ्लिमजी। तो ब्लेंडनेस का मतलब क्या है? ब्लेंडनेस का मतलब उत्साहहीनता, यहाँ पर दिख रहा है, उत्साहहीनता। एक्साइटमेंट नहीं था, नॉट एक्साइटेड इनफ। जो एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेंट थे उनमें एक्साइटमेंट ही नहीं था, जोश ही नहीं था, बिल्कुल ठंडा था। तो जो एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिविटी, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी, मान लो डांस हुआ या परेड हुई, जो भी, अगर आप उसमें जोश नहीं दिखाओगे, एनर्जी नहीं दिखाओगे, है ना, उसमें एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे, तो क्या होगा? वो इल्यूजिव लगेगा। इल्यूजिव मतलब क्या होता है? झूठा होता है, मायावी। मायावी, माया कैसी रहती? माया झूठी रहती है, तो इल्यूजिव झूठा लगेगा, बहुत नकली सा लगता है। फ्लिमजी मतलब कमज़ोर, कमज़ोर, है ना, कमज़ोर दिखेगा, थका हुआ दिखेगा, ठीक। यह उत्साहहीनता पूरी कवायद, कवायद का मतलब वही होता है एक्टिविटी को नकली और कमज़ोर दिखाती, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, दिस वॉज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लिमजी फिजिकल एविडेंस। जैसे मैंने फिजिकल एविडेंस के बारे में बोला था, एविडेंस के संदर्भ में मैंने बोला था कि यह जो भी है ना, ये आपके कमज़ोर भौतिक साक्ष्य, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया पर ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकली होता है। हम भौतिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, फिजिक्स को भौतिक शास्त्र कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे मान लो एक मर्डर हुआ और वहाँ पर किसी ने, जो मर्डर वेपन है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस हुआ है। या फिर बॉडी है तो वो भी फिजिकल एविडेंस हुआ कि भाई पोस्टमार्टम में वो एक फिजिकल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। जो वीडियो है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये क्या होगा? ये सब ये फिजिकल एविडेंस के रूप में नहीं आते।
तो दिस वाज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्लिम्जी फिजिकल एविडेंस। तो जो जो भी यह चल रहा है, अब ये हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, पर जो भी यह चल रहा है, ये आपके फिजिकल जो एविडेंस लाए हो इससे जा, और फ्लिम्जी मतलब जो कमज़ोर आपका फिजिकल एविडेंस है, जो आपका एविडेंस है बहुत कमज़ोर है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है, उससे यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल एविडेंस के मुकाबले। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस है, द जक्स्टापोजिशन ऑफ हैवी वूल अगेंस्ट समथिंग फ्लिम्जी लुक्स वेरी मॉडर्न। देखो मैंने यहाँ पर इसका ना हिंदी सेंटेंस नहीं लिया, उसका कारण है क्योंकि जब मैं इसका हिंदी सेंटेंस, चूँकि हिंदी टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं जब इसका हिंदी सेंटेंस ले रहा था डायरेक्ट गूगल पे, तो वहाँ बहुत ही जिसको मैं अगर थोड़ा बहुत भी छेड़छानी करूँ तो इतना अच्छा मुझे सेंटेंस मिल नहीं रहा था, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, लिटरल मीनिंग आपको देता है, और लिटरल मीनिंग हमेशा आपको दिक्कत देगा। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। जक्स्टा पोजिशन शब्द हम देख लेते हैं। जक्स्टा पोजिशन, जक्स्टा पोजिशन का, कोई सी भी चीज़ आप साइड टू साइड कंपेयर करो। मान लो आपके पास मोबाइल ए है, मोबाइल बी है, जैसे बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मोबाइल ए लिया, उसको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर 10 तक पूरा कंपेयर करा, इसको भी मतलब इसकी आवाज़ कैसी है, कैमरा कैसा है, या फिर आप प्रोसेसर किस तरह का है, सब तरह कि भाई इसका इसका कैमरा ले, इसका कैमरा ले, इसका प्रोसेसर ले, इसका प्रोसेसर ले, इसकी स्क्रीन ले, इसकी स्क्रीन ले, ब्राइटनेस वगैरह सबको बिल्कुल, और उसको साइड टू साइड कंपेयर करना, इसको हम बोलते हैं जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या होता है, साइड टू साइड किसी चीज़ को कंपेयर करना, यही होता है जक्स्टापोजिशन, है ना, साइड बाय साइड किसी चीज़ का कंपेयर करना। तो या फिर अगेंस्ट में, इन इंग्लिश में हम बोलते हैं किसी चीज़, जब हम बोलते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरोध नहीं है, विरोध नहीं है यहाँ पर। लिटरल मीनिंग आप जाओगे तो किसी के अगेंस्ट खड़ा होना मतलब सामने खड़ा होना, सामने खड़ा होना। अगेंस्ट का मतलब सामने खड़ा होना, कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो ए पार्टी ए खड़ी होगी, पार्टी बी खड़ी होगी, तो पार्टी ए का कोई प्रवक्ता आएगा, पार्टी बी का कोई प्रवक्ता आएगा, वो अपने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ डिबेट करेंगे, इस तरह से ये चीज़ होती है। तो अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के आमने सामने और उनका कंपैरिजन किया जाता है। तो द जक्स्टा पोजिशन ऑफ हैवी वूल, हैवी वूल के सामने जो फिल्म, जो समथिंग फ्लिम्जी, जो बहुत फ्लिम्जी है, तो अगर ये किसी कपड़े की शायद बात कर रहे होंगे, अगर सेंटेंस देखा जाए कि उस कपड़े में जो हैवी वूल है और उसके सामने जो फ्लिम्जी से डिज़ाइन बनी है जो कि बहुत ही नाजुक है, जैसे हमने कोई कपड़ा लिया, कपड़ा बहुत अच्छा है पर उस पर कढ़ाई हुई, कढ़ाई बहुत नाजुक है, तो एक थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है कि आपका मटेरियल मजबूत है, उस पर जो कढ़ाई है वो बहुत नाजुक है, तो वो क्या है, एक मॉडर्न लुक है। बस इस सेंटेंस का यही मतलब है। मेन हमारा रहता है कि शब्दों को हम सही कॉन्टेक्स्ट में याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिम्जी से रिलेटेड एमसीक्यू। फ्लिम्जी का ऑब्वियसली सिनोनियम बताना है हमें। सिनोनियम, कुछ सिनोनिम्स में लिख देता हूँ, मीनिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। फ्लिम्जी का मतलब क्या है, फ्रेजाइल हम देख चुके हैं, FRAIGLE फ्रेजाइल, है ना। अनियन स्किन देख चुके हैं, अनियन स्किन जो बहुत कमज़ोर, हिंदी में मैं लिख देता हूँ कमज़ोर। ठीक है। फनी नहीं हो सकता, मजाक, नहीं होगा, वीक, बिल्कुल वीक इसका सिनोनिम है। इरेशनल मतलब क्या होता है, इरेशनल मतलब जिसका कोई रीज़न नहीं हो, है ना। मान लो आज मैं बोलता हूँ कि बारिश होगी, तो भाई आप पूछोगे आपको ऐसा क्यों लगता है बारिश होगी, तो मैं बोलूँगा कि आसमान में काले बादल हैं, है ना, कहीं से महकी महकी खुशबू आ रही है मिट्टी की, तो कहीं पानी गिरा, तो हो सकता है हमारे यहाँ पानी गिर जाए। पर अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं बस बारिश होगी मुझे पता है, तो थोड़ा इरेशनल सा जवाब हो जाता है, कि किसी का कोई लॉजिक नहीं, बस हवा में फेंक दिया, उसको हम बोलते हैं इरेशनल। तो रैशनल होता है उसका अपोजिट इरेशनल। तो एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। फिर हमारे पास है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन नहीं है ना, पार्टीशन अलग है। पार्टीशन, PARTI, पार्टीशन अलग है, पार्टीशन नहीं, पार्टीशन नहीं, पार्टीशन। अगला है हमारे पास पार्टीशन। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन, देखो एक होता है पार्टीशन, परंतु यह है पार्टीशन। पार्टीशन, पार्टीशन मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, डिवाइड, अलग अलग करना, टुकड़े करना, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन।
पर ये पार्टीशन नहीं, ये है पार्टीशन, SAN, ना कि TION। तो पार्टीशन अगर हम देखें, सॉरी पार्टीशन हम देखें, तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है, किसी कोर्स या पार्टी, मतलब कोई सी पार्टीशन से आप याद रखिए पार्टी, जैसे कोई पॉलिटिशियन पार्टी ए है ना, और कोई व्यक्ति उसी से जुड़ा हुआ, उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ, उसकी विचारधारा में बिल्कुल यकीन रखता, तो वहाँ हम बोलेंगे पार्टीशन, कि भाई वो उसके लिए डिवोटेड है, बिल्कुल उसी चीज़ के लिए डिवोटेड है। या फिर एंथुसियास्टिक हम बोलते हैं, एंथुसियास्टिक, उसी पार्टी के प्रति एंथुसियास्टिक है। जील भी बोल सकते हैं, ZEAL, है ना, जिलोट, जिलोट। जील मतलब क्या होता है, एंथुसियास्ट, एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ जील। तो जीलोट का मतलब है जो आदमी पूरी तरह एनर्जी से भरा हो, किसके प्रति, किसी एक पार्टी या विचारधारा या व्यवस्था के प्रति जीलोट हो, एंथुसियास्टिक हो, पार्टीशन उसे बोलते हैं। ABCD चारों हमने ऑप्शंस देख चुके हैं। वीक हमारा सिनोनिम है। और आज के हमारे जो पांचों शब्द हो चुके हैं, पहला हमारा था डिबैकल, है ना, सेकंड हमारे पास था ओस्ट्रासाइज, है ना। आज हम पांचों देख चुके हैं। पहला हमारा डिबैकल, सेकंड हमारे पास है ओस्ट्रासाइज, तीसरा हमारे पास है प्रोफाइलेक्टिक, प्रोफाइलेक्टिक, चौथा हमारे पास क्या है, कोडल, CODDLE, और पांचवा फ्लिम्जी। डिबेकल को याद रखने का क्या तरीका है, डिबेकल को याद रखने का तरीका क्या है, डिबेकल मतलब फेलियर होता है। स्टीव यूट्यूबर को याद रखिए, उनका फ़नी तरीका है फेलियर बोलने का। अब मैं श्योर हूँ आप उसको 1-2 मिनट का देख लीजिए, आप वो जिस तरीके से फेलियर बोलते हैं आपको अच्छा लगेगा, और वहाँ से आप इसको याद रखते हैं। ओस्ट्रासाइज, कि भाई अगर जो ऑस्ट्रिच के साइज़ का नहीं रहेगा वो उसको बाहर कर देंगे। वो प्यादे देखे आपने, 4 प्यादों का ग्रुप था, एक को अलग। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब प्रिवेंटिव, मास्क लगाकर बैठी हुई महिला, भाई किसी बीमारी से बचना है तो आपको प्रिवेंशन चाहिए, बाइक पर जा रहे हो हेलमेट लगाइए, आपका सिर फूटने से बच सकता है। कोडल का मतलब, कोडल का मतलब क्या है, पेम्पर, वो बच्ची जो थी घोड़े पर बैठी थी और वहीं पर खाना खा रही थी, बहुत ज़्यादा स्पून फीड करना, उसको बोलते हैं कोडल, बहुत ज़्यादा केयर करना। फ्लिमजी का मतलब कमज़ोर, iPhone 15 आप याद रख सकते हैं फ्लिमजी के लिए। ठीक है, आज के हमारे पांचों शब्द खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आपके विदा लेता लेता हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।